Good morning students. Now in previous lecture we have studied about the choppers. हमने choppers के बारे में पढ़ा, types of the chopper के बारे में पढ़ा, उसकी जो classification है वो पढ़ा। अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वो है inverters. Now what is the function of inverter? तो जो इन्वर्टर होता है वो एक डिवाइस है जो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज होता है उसको वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो तो उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। नाउ प्रिंसिपल, तो सर्किट डायग्राम में आपको बेसिक इन्वर्टर की सर्किट दिखाई गई है। यहाँ पे डीसी सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है। दो स्विचेस दिखाई दे रही है जो है S1 एंड S2, दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी हुई होती है। ये जो दोनों सेमीकंडक्टर स्विचेस हैं उसका जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हेल्प से किया जाता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है। जब S1 को ऑन किया जाता है उस टाइम पे जो करंट होता है वो ट्रांसफार्मर का जो अपर वाइंडिंग है उसमें से फ्लो होता है। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसके दो पार्ट है। जो अपर वाइंडिंग है वो है AC, जबकि उसका जो लोअर वाइंडिंग है वो है BC, यानी कि एक प्राइमरी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड की गई है। जो बीच की वाइंडिंग है C, वहाँ से कांस्टेंट DC सप्लाई दिया गया है। अब जब भी स्विच S1 ऑन करते हैं तो उस टाइम पे करंट फ्लो होगा। उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है AC, उसमें से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर एंड उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड होगा। सेम वे अगर स्विच S2 को ऑन करते हैं तो जो करंट जो ट्रांसफार्मर की लोअर वाइंडिंग है उसमें से फ्लो होता है। उसके लोअर पार्ट में से जब करंट फ्लो होता है तो उस टाइम पे भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एंड उसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मीन्स कि जो लोअर पार्ट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो जब अपर वाइंडिंग में से जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, यानी कि AC में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो एंड BC में से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी दोनों फ्लक्स। तब जब लोअर वाइंडिंग है उसमें से जब करंट फ्लो होगा तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन AC में से जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बट यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो भी उसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा। जो स्विचिंग है S1 एंड S2 का वो ऑल्टरनेटली किया जाता है, दोनों को एक साथ ऑपरेट किया जाता नहीं है। यहाँ पे SCR की जगह पे जो स्विचेस है यहाँ पे हम बहुत सारे डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर है, SCR है, MOSFET है, IGBT, GTO, ये सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने पढ़े हैं। तो इसमें से कोई भी डिवाइस जो है उसको हम एज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्विचेस होती है उसके जो सैचुरेशन वोल्टेज ड्रॉप उसके आगे मिलता है वो ड्रॉप जो है वो बहुत कम रहता है। इसकी वजह से ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो DC है एंड जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हमें स्क्वायर वेव मिलेगा। नाउ जो इन्वर्टर है उसमें टोटल 2 टाइप के इन्वर्टर मिलते हैं। एक मिलता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड दूसरा होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। तो उसमें
फर्स्ट हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या वोल्टेज ड्रिवन इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है वो बेसिक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की दी गई है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको दो भाग में स्प्लिट किया गया है। अपर वाइंडिंग है वो एसी वाइंडिंग फॉर्म करता है, जबकि बीसी है वो लोअर वाइंडिंग फॉर्म करता है। कांस्टेंट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड एंड S1 एंड S2 दो सेमीकंडक्टर डिवाइस और स्विच इज यूज्ड। जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है उसके साथ लोड कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो S1 एंड S2 स्विचेस है उसका जो स्विचिंग है वो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के हेल्प से किया जाता है। जब भी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या कोई भी इन्वर्टर होता है उसको जब लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो लोड किस टाइप का है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यानी कि जो भी वोल्टेज या करंट के वेवफॉर्म मिलेंगे वो हमें डिपेंडिंग अपॉन द लोड मिलेंगे। अगर आप रेजिस्टिव लोड यूज़ कर रहे हो तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, तो वोल्टेज एंड करंट दोनों इन फेज रहते हैं। ओके, तो जो भी वोल्टेज वेवफॉर्म आपको मिलेंगे वो स्क्वायर वेव मिलेंगे, यानी कि वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म दोनों सेम मिलेंगे। अगर इंडक्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जो करंट वेवफॉर्म होता है वो 90 डिग्री वोल्टेज वेवफॉर्म से लैग करता है। तो उसकी वजह से वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म है दोनों डिफरेंट रहते हैं। एंड अगर हम कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हैं तो कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, जो करंट वेवफॉर्म होते हैं वो वोल्टेज वेवफॉर्म से 90 डिग्री लीड करते हैं। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटिव लोड हम यूज़ करते हैं तो उसके भी जो वेवफॉर्म आएंगे वो अलग आएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में प्योर रेजिस्टिव लोड जब कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज रहते हैं, और इन फेज रहने की वजह से जो करंट वेवफॉर्म होते हैं वो भी स्क्वायर वेवफॉर्म मिलते हैं। अब यहाँ पे जो S1 एंड S2 स्विचेस यूज़ की गई है उन दोनों का जो कंडक्शन होता है वो 180 डिग्री पे किया जाता है, यानी कि पाई पर उसका कंडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव लोड। तो जब इंडक्टिव लोड का यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे जो वोल्टेज वेवफॉर्म होंगे वो हमेशा स्क्वायर वेव ही मिलेंगे। वो जो करंट वेवफॉर्म है वो वोल्टेज वेवफॉर्म से 90 डिग्री लैग होते हैं। तो उसकी वजह से जो करंट वेवफॉर्म है वो हमें अलग मिलेंगे। अब यहाँ पे जो पावर फ्लो होता है वो पहले सप्लाई टू लोड साइड मिलता है, जबकि बाद में वो लोड से सप्लाई की और पावर फ्लो रहता है, क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है एंड एनर्जी स्टोर करने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तब लोड में से सप्लाई में पावर फेड होगा। मीन्स कि जब लोड वोल्टेज एंड लोड करंट दोनों पॉजिटिव हुए या तो लोड वोल्टेज एंड लोड करंट दोनों नेगेटिव होते हैं तो पावर है वो सप्लाई से लोड की ओर फ्लो होता है। जबकि दोनों में से एक भी वोल्टेज और लोड करंट नेगेटिव हुआ तो पावर है वो लोड में से सप्लाई की ओर मूव होता है या तो फेड होता है। ओके, सो यहाँ पे इंडक्टिव लोड में क्या होता है, जो करंट वेवफॉर्म होते हैं वो वोल्टेज वेवफॉर्म से 90 डिग्री लैग रहते हैं।
पहले जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, तो उस टाइम पे सप्लाई में से लोड में पावर का फ्लो होगा। बट जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उस टाइम पे लोड में से सप्लाई में पावर फेड होता है। यानी कि अगर लोड वोल्टेज एंड लोड करंट दोनों पॉजिटिव हों, या तो लोड वोल्टेज एंड लोड करंट दोनों नेगेटिव हो, तो पावर है वो सप्लाई में से लोड की ओर फ्लो होता है। सेम वे अगर लोड वोल्टेज और लोड करंट दोनों में से एक भी नेगेटिव होता है, तो पावर है वो लोड में से सप्लाई की ओर फ्लो होता है। जब S1 को हम टर्न ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो तुरंत ही चेंज नहीं होती। यानी कि आपने S1 को स्विच ऑफ किया एंड तुरंत ही उसका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। बट उसकी वजह से क्या होता है, जो लोड करंट की जो वैल्यू होती है वो एकदम से अगर मैक्सिमम हो जाती है तो उसकी वजह से वो इंटरप्शन होता है। तो उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उसमें स्विचिंग होती है एंड उसकी वजह से जो स्विच है वो डैमेज भी हो सकती है। ओके, सेम प्रॉब्लम अगर आप S2 को भी टर्न ऑफ करते हो तब भी होता है। यानी कि अगर आपने S2 को टर्न ऑफ करते हो तो तुरंत ही उसके करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती, बट इट विल टेक टाइम। एंड जब उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो उसकी वजह से वोल्टेज स्पाइक्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं एंड उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो डैमेज हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स है कि जिसकी हेल्प से हम ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है वो है प्री लोडिंग रजिस्टर। तो प्री लोडिंग रजिस्टर क्या होता है, तो इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हो जो ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी में रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। ओके, अगर इंडक्टिव लोड हो तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है जहाँ पे हमने लोड कनेक्ट किया है उसमें इंडक्टर के साथ पैरेलल में एक रजिस्टर R को कनेक्ट किया जाता है। तो ये रजिस्टर है उसका काम क्या है, तो ये रजिस्टर क्या करेगा कि जो इंडक्टर की जो एनर्जी है उसको वो डिसिपेट कर देगा। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलेंगे प्री लोडिंग ऑफ रजिस्टर। यानी कि जो इंडक्टिव लोड होता है उसके अक्रॉस एक रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है। तो ये रजिस्टर क्या करेगा कि इंडक्टर की जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करता है। तो इसको हम बोलेंगे प्री लोडिंग रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं प्री लोडिंग रजिस्टर। बट इसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्वर्टर की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। So this is the disadvantages of preloading register. Now second method. तो second method में क्या किया जाता है कि जो लोड है उसके अक्रॉस RC सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। तो RC सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी सेम एफिशिएंसी के इश्यूज रहेंगे, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है। नाउ थर्ड मेथड। सो थर्ड मेथड में क्या किया जाता है, तो जेनर डायोड होता है, बैक टू बैक जेनर डायोड होता है, उसको स्विचिंग ऑपरेशन के टाइम रखा जाता है। तो अगर बैक टू बैक जेनर डायोड को ऑपरेशन के ड्यूरिंग स्विचिंग देते हैं तो उसकी वजह से जो रिवर्स वोल्टेज स्पाइक है वो जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। फोर्थ मेथड है उसमें फ्री व्हीलिंग डायोड होता है, उसको कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो
बेसिक सर्किट है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की, उसी के अंदर जो ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी में 2 सेंटर टैप्ड वाइंडिंग लगाए गए हैं और दोनों में एक एक डायोड दे दिया गया है। लोड है वो इंडक्टिव ही है। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विद फ्रीव्हीलिंग डायोड। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है उसके अंदर 2 सेंटर टैप्ड वाइंडिंग लगा दिए गए हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो। देयर आर 2 डायोड्स कनेक्टेड इन दी 1 सेंटर टैप्ड वाइंडिंग एंड एक जो सेंटर टैप्ड वाइंडिंग है उसमें 2 डायोड्स को कनेक्ट किया जाता है। जब सेमीकंडक्टर स्विच S1 एंड S2 दोनों को जब ऑफ कंडीशन में रखा जाता है तो उस टाइम पे जो डायोड है उसका कंडक्शन शुरू होता है, यानी कि डायोड जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड जो एनर्जी है वो सप्लाई साइड मिलती है। तो इसकी हेल्प से जो वोल्टेज स्पाइक है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो डायरेक्ट सप्लाई साइड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। सो VSI विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। सो VSI विथ फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या किया जाता है, जो बेसिक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसमें इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है उसमें 2 सेंटर टैप्ड वाइंडिंग लगाए जाते हैं। उसमें से जो एक वाइंडिंग है उसके साथ 2 फ्री व्हीलिंग डायोड्स कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब S1 एंड S2 दोनों को ऑफ कंडीशन में रखा जाता है उस टाइम पे डायोड है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो सप्लाई साइड ट्रांसफ़र होने लगती है। सो टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड यानी कि प्री लोडिंग रजिस्टर। प्री लोडिंग रजिस्टर में हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर है उसको इंडक्टिव लोड के अक्रॉस में लगाया जाता है। सेकंड मेथड में क्या करना है, RC सर्किट है उसको इंडक्टिव लोड के अक्रॉस में कनेक्ट किया जाता है। थर्ड मेथड में क्या किया जाता है, तो जो जेनर डायोड है उसका बैक टू बैक कनेक्शन कनेक्ट किया जाता है स्विचिंग ऑपरेशन के दरमियान। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर्स वोल्टेज स्पाइक है वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड फोर्थ मेथड में क्या करना है, फ्री व्हीलिंग डायोड्स को कनेक्ट करना है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड्स को कैसे कनेक्ट करना है, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 2 सेंटर टैप्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है एंड एक सेंटर टैप जो वाइंडिंग है उसमें 2 डायोड का कनेक्शन दिया जाता है। अब जब भी 2 डायोड को कनेक्ट किया जाएगा एंड अगर S1 एंड S2 स्विच ऑफ कंडीशन में हो उस टाइम पे जो डायोड है वो दोनों डायोड है वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो सप्लाई साइड पे चली जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये जो स्विचिंग की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। एंड लास्ट वन है कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड में क्या होगा कि जो करंट वेवफॉर्म है वो वोल्टेज वेवफॉर्म से 90 डिग्री लीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट वेवफॉर्म है एंड जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो दोनों डिफरेंट मिलेंगे। कैपेसिटिव लोड है तो उसकी वजह से उसके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के हिसाब से हमें वेवफॉर्म मिलेंगे। थैंक यू।